जय हिंद साथियों, देसी पाठशाला 24 में आप सभी का स्वागत है। आइए दोस्तों, आज फिर हम आ गए हैं एलपी टेक्नीशियन साइंस के क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लेके, जो कि आज का जो क्वेश्चन है 9 अगस्त 2018 सेकेंड शिफ्ट का क्वेश्चन होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, 9 अगस्त 2018 सेकेंड शिफ्ट। आपके पास अगर क्वेश्चन पेपर है तो आप इसको देख लीजिए, सेम क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। एक भी क्वेश्चन फर्जी नहीं, ना ही फर्जी क्वेश्चन, ना ही इधर उधर का क्वेश्चन, बिल्कुल नहीं। हम बात करेंगे बिल्कुल जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन में पूछा जाता है, बिल्कुल उसी को डिस्कस करेंगे। दोस्तों आते हैं आज के पहले प्रश्न पर। आज का पहला प्रश्न आपको स्क्रीन पर ये दिखाई दे रहा है, आप इसका कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे। तत्व ए बी सी डोबेराइनर ट्रायड्स के रूप में व्यवस्थित हैं। ए बी सी डोबेराइनर ट्रायड्स के रूप में व्यवस्थित है। यदि ए का परमाणु द्रव्यमान 7 और सी का परमाणु द्रव्यमान 39 है तो बी का परमाणु द्रव्यमान कितना होगा? ऑप्शन है 23, 12, 20, 40। देखिए दोस्तों, डोबेराइनर का जो ट्रायड्स जो लॉ होता है वो क्या होता है? डोबेराइनर का त्रिक नियम बोलते हैं उसको। डोबेराइनर का त्रिक नियम ये होता है, जैसे मान लीजिए एक ये तत्व है, ये तत्व बी है और ये तत्व सी है। ये तीन तत्व हैं, ठीक है। इसका पहले का और तीसरे का जो माध्य होता है या औसत होता है वो क्या होता है? दूसरे का द्रव्यमान होता है। ये बताया था डोबेराइनर ने। क्या कौन बताया था? डोबेराइनर ने। देखिए, तो इसका मतलब ये हुआ कि A प्लस सी डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू बी का जो द्रव्यमान आएगा, बी का क्या आ जाएगा? इसमें मास आ जाएगा, ठीक है। देखिए, तो पहले ए का दिया है कितना? 7 और बी का निकाला, सी का दिया है कितना? 39। तो बताइए बी का कितना हो जाएगा? जहाँ से बी का द्रव्यमान कितना हो जाएगा बताइए? ए प्लस सी, इन दोनों को ऐड कर देंगे। 9 7 कितना? 16, 3 और 1 4, डिवाइडेड बाई कितना? 2। इसका मतलब बी का द्रव्यमान कितना आ गया? 23। बताइए 23 किस तत्व का द्रव्यमान होता है? 23 किस तत्व का द्रव्यमान होता है? कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। ये होता है सोडियम का। किसका होता है? सोडियम का। देखिए ये तत्व है। 7 किसका होता है? लिथियम का। किसका होता है? लिथियम। देखिए पहला इसका ट्रायड्स क्या है? लिथियम। लीना का, ठीक है। मतलब ल से लिथियम, Na से सोडियम और K से पोटेशियम। लिथियम का होता है 7, सोडियम का होता है 23 और इसका होता है 39। ठीक है दोस्तों, आई होप ये आप समझ गए होंगे। एक और ट्रायड्स का नाम बताइए। डोबेराइनर ने त्रिक नियम जो दिया था उसका एक और पेयर का नाम बताइए। कमेंट बॉक्स में जल्दी पिन करिए, हिंट करें। क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, इन दोनों का माध्य जो होगा किसके बराबर होगा? इसके द्रव्यमान के बराबर होगा। और डोबेराइनर ने ऐसा नियम तो दिया लेकिन ये सक्सेसफुल नहीं हुआ, ठीक है। कुछ ही तत्वों तक ये सीमित रहे, बाकी में नहीं मैच खाया। तो ये क्या, इसको इग्नोर कर दिया गया। और फिर उसके बाद आते हैं न्यूलैंड चचा। कौन आते हैं? न्यूलैंड चचा। न्यूलैंड ने अष्टक नियम दिया। प्रत्येक 8वां तत्व होगा वो पहले तत्व से क्या मिलेगा। ये भी फ्लॉप हुआ। फिर आए मेंडलीफ चचा। कौन है? मेंडलीफ। मेंडलीफ ने भी दिया था अपने परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में तत्वों को सजाया था आवर्त सारणी में। फिर लेकिन कुछ तत्वों के द्रव्यमान पहले तत्व के मुकाबले क्या हो गए थे? कम हो गए। ये इसलिए यह क्रम से नहीं हो पाया और हाइड्रोजन का स्थान भी इसमें फिक्स नहीं था, इसलिए मेंडलीफ का जो आवर्त सारणी है उसको भी क्या कर दिया गया? ये भी असफल हो गई। फिर आए मोजले चचा। मोजले चचा ने परमाणु तत्वों को परमाणु क्रमांक के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया और यही आज हमारे इसी आवर्त सारणी को हम आज आधुनिक आवर्त सारणी के नाम से जानते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए ये थोड़ी सी छोटी सी कहानी थी आधुनिक आवर्त सारणी का। और भी तत्व प्रश्न आएंगे, डिटेल चर्चा करेंगे, ठीक है। आइए बढ़ते हैं आज के दूसरे प्रश्न की ओर। आज का दूसरा प्रश्न वजनी वाली एक वस्तु स्थिर स्थिति में है। कितना? 4 किलोग्राम द्रव्यमान है, 4 किलोग्राम वजन की वस्तु स्थिर स्थिति में है।
निरंतर बल लागू होने पर यह 5 मीटर प्रति सेकंड की गति प्राप्त करती है। बल द्वारा किया गया कार्य होगा। देखिए द्रव्यमान कितना दे दिया इसका, द्रव्यमान दे दिया है कितना 4 kg, कितना दिया है द्रव्यमान दे दिया है 4 kg, 4 किलोग्राम द्रव्यमान दे दिया है। निरंतर बल की कार्य होने पर 5 मीटर प्रति सेकंड का वेग प्राप्त कर लेती है। वेग कितना प्राप्त कर लेती है 5 मीटर प्रति सेकंड पर। तो इस पर किया गया कार्य यानी ऊर्जा, ऊर्जा कौन सी होगी, गति आ गई तो गति के कारण कौन सी ऊर्जा हाफ mv², कौन सी काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी 1/2। द्रव्यमान कितना है 4 और वेग कितना है 5 दूनी का 5 का स्क्वायर कर दीजिए 25, 25 और दूनी का कितना 50 का 50 जूल। आंसर आपका आया है। अगर आपका आंसर आया है तो आप बिल्कुल सही पढ़ रहे हैं। आप ये बताइए कि कार्य का सीजीएस मात्रक क्या होता है, कमेंट बॉक्स में पिन करके बताइए, ठीक है। यदि आप एक दर्पण में देखते हैं और पाते हैं कि छवि आपसे छोटा है तो दर्पण का प्रकार क्या होगा। छवि आपसे क्या है छोटा है तो दर्पण का प्रकार क्या होगा, किस टाइप का दर्पण होगा। आप उसमें छोटा दिखाई दे रहे हैं तो कौन सा दर्पण होगा, दिमाग लगाइए, दर्पण पढ़े हैं, दिमाग लगाइए कौन सा दर्पण होगा। अगर आप 10th में खूब अच्छे से पढ़े हैं तब तो ये आप बता देंगे, और हमारे 10th के विद्यार्थी होंगे तो ये तो छोड़ेंगे नहीं आप। कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए जल्दी। आइए इसको समझते हैं। ये कौन सा दर्पण है, ये है उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण यानी कॉन्वेक्स मिरर। अगर आप 10th में अच्छे से पढ़े होंगे आप इस क्वेश्चन को यूं ही मसल के रख देंगे, ऐसे डील करेंगे। देखिए उत्तल दर्पण ये होता है ध्रुव। हमने एक वीडियो में बताया था अवतल दर्पण के बारे में, सब जितने प्रतिबिंब की स्थिति होती है सब बताया था, ठीक है। आज हम समझते हैं उत्तल दर्पण के बारे में। देखिए ये इसका होता है ध्रुव। ये दर्पण के सामने की वस्तु रहती है, कोई वस्तु रहती है, ये ऐसे आती है और ये जाती है, कहाँ से जाती है फोकस से होते हुए जाते हैं। ये पॉइंट हमारा होता है फोकस। ये टकराएगी और टकरा के तो इधर चली जाएगी। जब इस किरण को हम बढ़ाते हैं इसे तो किधर से जाते हुए प्रतीत होती है, ये फोकस से जाते हुए प्रतीत होती है। अब फोकस का डबल होता है, वक्रता केंद्र इधर ही होता है क्योंकि सेंटर यही है। अब देखिए एक आती है किरण किधर की ओर, केंद्र की, तो आपको नियम पता है कि केंद्र की ओर आएगी तो वो केंद्र की ओर ही मुड़ते हुए चली जाएगी, ऐसे जाती है। जिस पॉइंट पे ये काट देगा वहीं इसका क्या बनता है प्रतिबिंब बनता है। ये अगर ए बी है तो इसका प्रतिबिंब क्या हो जाएगा ए डैश बी डैश हो जाएगा, ठीक है। ये प्रतिबिंब ये हमेशा छोटा बनेगा और सीधा बनेगा। कैसा बनेगा, हमेशा छोटा, हमेशा छोटा बनेगा और सीधा बनेगा। सीधा प्रतिबिंब क्या होता है आभासी होता है। कैसा होता है आभासी। ये है अवतल दर्पण की नेचर, अवतल दर्पण का नेचर है। अगर वस्तु अनंत पर रहेगा तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा फोकस पर बनेगा। अनंत और दर्पण के ध्रुव के बीच में रहेगा तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा ध्रुव और फोकस के बीच में बनेगा, ठीक। कैसा बनेगा हमेशा छोटा बनेगा, सीधा बनेगा और आभासी बनेगा। अनंत पर रहेगा तो बिंदु के आकार का बनेगा, ठीक है दोस्तों। आई होप ये कॉन्सेप्ट आप समझ गए होंगे, समझ में आ गया। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा इसका उत्तल दर्पण कॉन्वेक्स मिरर। अगला प्रश्न है कि खाद्य पदार्थों में दुर्गंध आने का मुख्य कारण वसा और तेलों का है। खाद्य पदार्थ जो होते हैं उसमें दुर्गंध आने का जो कारण क्या है, जो तेल होते हैं उसमें वसा होती है, इनमें दुर्गंध खाद्य उस पदार्थ में दुर्गंध आने लगता है। इसका क्या कारण है, हाइड्रोलाइसिस, ऑक्सीकरण, शोधन, अवकरण। ऑक्सीकरण है, अवकरण है। आप ऑक्सीकरण अवकरण पढ़े होंगे तो आप पढ़े होंगे कि जो फूड जो ऑयली फूड होते हैं वो क्या करते हैं
ऑक्सीडेशन करते हैं, मतलब ऑक्सीकरण करते हैं, और ऑक्सीकरण करके वो क्या हो जाते हैं, वो खराब हो जाता है। इसलिए उसको पैकेट में जो रखा जाता है वो ऑक्सीजन गैस उसमें से निकाल के कौन सी गैस डाल दी जाती है, नाइट्रोजन गैस डाल दी जाती है, ताकि वो उस खाद्य जो पदार्थ है उसका संरक्षण करेगा। कौन, नाइट्रोजन गैस। नाइट्रोजन गैस क्या करेगी, संरक्षित करेगी। कुरकुरा खाते हैं, चिप्स खाते हैं, जो भी पैकेट में खाते हैं, नमकीन जो कुछ भी हो, उसमें कौन सी गैस भरी रहती है, आपको नाइट्रोजन गैस भरी रहती है। क्यों, क्योंकि वो जो खाद्य पदार्थ है वो खराब नहीं होने देगी नाइट्रोजन गैस, ठीक है। इसलिए ऑक्सीजन इसमें नहीं होता। तो ये क्यों खराब हो जाती है, क्योंकि उसका ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीकरण होता है। इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। क्या, ऑक्सीकरण, ऑक्सीडेशन, क्या, ऑक्सीडेशन, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 20 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी होगी। देखिए 20 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या है, वक्रता त्रिज्या कितनी है, 20 सेंटीमीटर, आर है कितना, 20 सेंटीमीटर। तो इसकी फोकस दूरी बतानी है। आपको पता है कि F इक्वल टू क्या होता है, R/2। क्या, R/2। कोई भी दर्पण फोकस कितने हो जाएगा इसका, 20/2, यानी कितना, 10 सेंटीमीटर। दर्पण अवतल है, तो अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण की ये क्या है, ये फोकस दूरी है, ये फोकस दूरी ये ऋणात्मक होती है, और ये क्या है हमारी वक्रता त्रिज्या। फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या क्या होती है, आधी होती है, ये आधी, पूरी वक्रता इतना आधा, ठीक है। तो कितना होगा, 10 सेंटीमीटर, माइनस तो माइनस में होगा, ठीक है, माइनस 10 सेंटीमीटर, ठीक है दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है ये, F इक्वल टू R/2। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, ठीक है दोस्तों। चलिए अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाँ, अगला प्रश्न देखिए, इसमें फिजिक्स के ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे गए हैं, फिजिक्स के ज़्यादा क्वेश्चन, और इस सेट में 20 से ज़्यादा 20 क्वेश्चन पूछे गए। इस सेट में 20 क्वेश्चन पूछे गए हैं बस साइंस के, उसमें मैक्सिमम फिजिक्स है। देखिए क्या है, 5 मीटर प्रति सेकेंड की गति से गतिशील 22 किलोग्राम वजन वाले वस्तु की गतिज ऊर्जा कितनी होगी। देखिए गतिज ऊर्जा पे 2 सवाल आ गया। गतिज ऊर्जा मतलब काइनेटिक, गतिज ऊर्जा मतलब कितना, काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, हाफ mv²। वस्तु का द्रव्यमान कितना दे दिया है, द्रव्यमान दे दिया है वेग दिया है 5 मीटर पर सेकेंड, और इसका द्रव्यमान दे दिया है, कितना दे दिया है, द्रव्यमान दिया है 22 kg। कितना, 22 kg। तो बताइए इसमें गतिज ऊर्जा कितनी होगी, एकदम आसान है, हाफ m मने 22, v² मतलब 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर हो गया 25, और ये कट गया 11, 25 11 से गुणा कर दीजिए, कितना हो जाएगा, 11 5 55, 11 दूनी के 22 और 5 27, 275 जूल, 275 जूल। देख लीजिए किस ऑप्शन में है, 275 जूल, 275 जूल, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, ठीक है। चलिए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट। कंडक्टर का प्रतिरोध किसके व्युत्क्रमानुपाती होता है, कंडक्टर का जो प्रतिरोध होता है किसके व्युत्क्रमानुपाती होता है। आइए हम थोड़ा जान लेते हैं रेजिस्टेंस के बारे में दोस्तों। प्रतिरोध अंग्रेजी में बोलते हैं इसको रेजिस्टेंस, सीबीएसई वाला रेजिस्टेंस बोलता है इसको, रेजिस्टेंस होता कैसे है जी, ऐसे इसको आर बोलते हैं, ये क्या है, रेजिस्टेंस है, ठीक है ना। चलिए ये रेजिस्टेंस जो होता है वो लंबाई के समानुपाती होता है, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इसका मतलब जितना लंबाई बढ़ाते जाएंगे उसका रेजिस्टेंस भी क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। खूब दूर तक पानी चलाने ले जाते हैं तार जोड़ के, तो लाइनें बहुत कम जाती है, वहाँ पे जाती है ना। तार की लंबाई जितनी बड़ी रहेगी लाइट आपको कम मिलेगी। क्यों मिलेगी, क्योंकि रेजिस्टेंस इसका ज़्यादा हो जाएगा। रेजिस्टेंस मतलब धारा के मार्ग में रुकावट, रेजिस्टेंस मतलब क्या, धारा के मार्ग में रुकावट, ठीक है। तो रुकावट इसमें ज़्यादा होगी, इसलिए आपको करंट कम मिलेगा। तो वोल्टेज वाला बढ़ा के अपना करंट बढ़ा लेंगे, फिर करते हैं। चलिए, और दूसरा इसका नियम होता है कि जो रेजिस्टेंस होता है वो जो तार का जो क्षेत्रफल होता है ना, जैसे ये तार है इतना मोटा है ना, बताइए इस मोटाई है, इसका क्षेत्रफल क्या होगा, πr² होता है। इस क्षेत्रफल के लिए क्या होता है, इनडायरेक्टली, समीकरण नंबर 2, ये
क्षेत्रफल की क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसका मतलब आप क्षेत्रफल बढ़ा देंगे तो रेजिस्टेंस क्या होगा, कम होगा। इसका मतलब मोटे तार का रेजिस्टेंस क्या होता है, कम। अब पातर तार के रेजिस्टेंस का ज़्यादा होता है, ठीक ना। फ्यूज वायर देखते हैं, फ्यूज वायर पतला रहता है, क्यों, उसका रेजिस्टेंस बहुत हाई रहता है, ठीक है ना। तो पतले तार का रेजिस्टेंस क्या होता है, ज़्यादा होता है। अब मोटे तार का रेजिस्टेंस क्या होता है, कम होता है। अब घर में वायरिंग लगाते हैं तो तार कॉपर का वायर लगाते हैं, चांदी का तो लगाएंगे नहीं। सबसे ज़्यादा कंडक्टिविटी चांदी की होती है, लगाइए बर्बाद हो जाएंगे। कॉपर का वायर लगाते हैं, और कॉपर का वायर क्यों लगाते हैं, क्योंकि अच्छा वो चांदी के बाद अच्छा चालक होता है। और थोड़ा मोटा ही लगाते हैं क्योंकि वो उसमें कंडक्टिविटी, कंडक्टर क्या रहेगा उसका, मतलब कंडक्टिविटी उस पर ज़्यादा रहेगी, चालकता ज़्यादा रहेगी। आइए दोस्तों समझ लेते हैं। तो रेजिस्टेंस होता है आर समानुपाती हो जाता है कितना, एल बाई ए। एल बाई ए जब ये समानुपाती का चिन्ह हटाते हैं ना तो एक रेजिस्टेंस आ जाता है, कांस्टेंट आ जाता है, कांस्टेंट हो जाता है एल बाई ए। इसको बोलते हैं ये रो, ये क्या है, रो है, रो। इसको क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक मतलब होता है विशिष्ट प्रतिरोध। क्या बोलते हैं इसको, विशिष्ट प्रतिरोध बोलते हैं। और विशिष्ट प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है, चालक की पदार्थ की प्रकृति पर, पदार्थ पर निर्भर करता है। किस पर, पदार्थ पर। और ये प्रतिरोध किसके व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो देखिए लंबाई के समानुपाती है, क्षेत्रफल के क्या हो गया, व्युत्क्रमानुपाती। ऑप्शन नंबर सीधा पकड़ लीजिए, अनुप्रस्थ भाग का क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ भाग का क्षेत्रफल, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर की है क्या हो गया हमारा, राइट आंसर हो जाएगा। ओम ये प्रतिरोध है, विशिष्ट प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रा क्या हो जाता है, देखिए दोस्तों यहीं से खड़ाक दे निकाल देंगे, R इंटू ए, नीचे आ जाएगा L बराबर रो, रो R ओम है, क्षेत्रफल मीटर स्क्वायर, यानी यही लिख देते हैं हम, ये ओम है, ओम महाराज है। और ये क्षेत्रफल का क्या होता है, मीटर स्क्वायर, हाई बट्टा में क्या है, मीटर, मीटर से मीटर कट गया, क्या हो गया, ओम मीटर। तो विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रा क्या होता है, ओम मीटर होता है। क्या होता है, ओम मीटर। आई होप ये सवाल आप समझ गए होंगे। वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। आपको वीडियो अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, और अपना विचार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें, आपको ये वीडियो कैसी लगी। बिल्कुल दोस्तों, आपका कमेंट, एक कमेंट हमारे लिए बहुत ही मोटिवेशन का काम करता है, बहुत ही मोटिवेट होते हैं आपको कमेंट को देख के। तो आप ज़रूर अपने कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।